जय भारत डियर फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो हम लोग बात कर रहे थे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के कन्फर्मर्स के बारे में एंड इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस द केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन। तो एक इंपॉर्टेंट बात जो हमारी समझ में आई थी वो ये थी कि जब साइक्लिक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है तो बॉन्ड एंगल कंप्रोमाइज्ड रहते हैं। कंप्रोमाइज्ड बॉन्ड एंगल रहते हैं, इसका क्या मतलब है? जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था साइक्लोप्रोपेन का केस, तो साइक्लोप्रोपेन के केस में इस इंटरनल बॉन्ड एंगल को 60 डिग्री होना जरूरी है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्लियर? क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ बराबर, ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ बराबर, जब तीनों ही बॉन्ड्स बराबर होंगे, जब तीनों ही साइड्स इक्वल होंगी, तो ये जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। लेकिन जो साइक्लोप्रोपेन का कार्बन है, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो हमें पता है जब हमने हाइब्रिडेशन डिस्कस किया था कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में जो ऑर्बिटल्स के बीच का बॉन्ड एंगल होता है या जो दो बॉन्ड्स होते हैं उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो यहां पर जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट का है। उसी तरीके से अगर हम बात करें साइक्लोब्यूटेन की, तो साइक्लोब्यूटेन के केस में इंटरनल एंगल कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो एक्चुअली बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो इन दोनों केसेस में हम समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करने के लिए बॉन्ड एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। क्लियर? और यहां पर हमें एक स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। अगर हम इस साइक्लोप्रोपेन के केस में स्ट्रेन देखें कितना स्ट्रेन है, तो 109 डिग्री होना चाहिए था। 109 डिग्री जो स्ट्रेन है, जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन बॉन्ड एंगल कितना है? बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री बॉन्ड होना चाहिए था बॉन्ड एंगल, और बॉन्ड एंगल है 60 डिग्री। और ये स्ट्रेन दो बॉन्ड्स में डिवाइड हो रहा है, राइट? ये बॉन्ड भी कुछ इधर आ रहा है और ये बॉन्ड भी इधर कुछ आ रहा है। तो जो ओवरऑल स्ट्रेन हमारा निकल के आ रहा है वो 24.5 डिग्री के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम साइक्लोब्यूटेन का केस देखें तो साइक्लोब्यूटेन के केस में भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री के आसपास होना चाहिए, लेकिन जो इंटरनल बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। तो कुछ ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, कुछ ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है। तो अगर हम स्ट्रेन देखें तो 109 डिग्री माइनस 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 9.5 डिग्री का स्ट्रेन हमें यहां पर भी देखने को मिल रहा है। तो जब साइक्लिक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में एक बॉन्ड स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। जिस स्ट्रक्चर में स्ट्रेन ज्यादा होगा वो कंपाउंड या वो स्ट्रक्चर उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो अगर हमें साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इन सभी स्ट्रक्चर्स में अगर हम बॉन्ड स्ट्रेन निकालें तो एंगल स्ट्रेन निकालें तो हम देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन है वो इन केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन है, और सबसे कम जो स्ट्रेन आएगा वो आएगा साइक्लोपेंटेन के केस में। अगर आप उसे कैलकुलेट करें तो लास्ट लेक्चर में हमने कैलकुलेट भी किया था, तो 0.5 डिग्री के आसपास स्ट्रेन वहां पे रहता है। अगर हम साइक्लोहेक्सेन में देखें तो साइक्लोहेक्सेन में फिर से कुछ स्ट्रेन होगा, बट वो स्ट्रेन नेगेटिव में आएगा, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन के केस में जो इंटरनल बॉन्ड एंगल है ये 120 डिग्री होगा, राइट? तो अभी साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए कार्बन और कार्बन को इन दो बॉन्ड्स को एक दूसरे के साथ 120 डिग्री पर होना पड़ेगा, लेकिन इनका आइडियल एंगल क्या है? 109 डिग्री 28 मिनट, राइट? तो ये अभी बाहर अपोजिट डायरेक्शन में फैल रहे हैं। जैसे साइक्लोप्रोपेन के केस में हमें क्या देख रहा है? हमें देखने को मिल रहा है कि बॉन्ड श्रिंक कर रहे हैं, लेकिन साइक्लोहेक्सेन के केस में उनको स्ट्रेच होना पड़ रहा है, राइट? तो यहां पर अगर हम स्ट्रेन निकालें तो स्ट्रेन कितना आएगा? 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 120 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 5.5 डिग्री का स्ट्रेन, माइनस 5.5 डिग्री का स्ट्रेन हमें देखने को मिलेगा। माइनस साइन ये दिखा रहा है कि स्ट्रेन बाहर की तरफ है, अगर प्लस साइन है तो स्ट्रेन अंदर की तरफ है, और माइनस साइन का मतलब स्ट्रेन बाहर की तरफ है। तो अगर हम साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, अगर इन सभी स्ट्रक्चर में बॉन्ड स्ट्रेन की बात करें तो हमें देखने को मिलेगा कि बॉन्ड स्ट्रेन मैक्सिमम है, राइट? मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेन है साइक्लोप्रोपेन के केस में, और मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेन है साइक्लोपेंटेन के केस में, जहां पे 0.5 डिग्री का एंगल स्ट्रेन हमें देखने को मिलेगा। तो मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेन आ रहा है साइक्लोपेंटेन में, मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेन आ रहा है साइक्लोप्रोपेन में। लेकिन उसके बाद भी एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि जो साइक्लोहेक्सेन रिंग है वो सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग है। क्लियर? तो जो इन सभी स्ट्रक्चर्स में अगर हम साइक्लोप्रोपेन की बात करें, साइक्लोब्यूटेन की बात करें, साइक्लोपेंटेन की बात करें और साइक्लोहेक्सेन की बात करें, तो सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग ये है। 1 इज मोर स्टेबल देन 2, देन 3 और देन 4. तो least stable, this cyclopropane is least stable, region being in this cyclopropane structure strain is maximum. और साइक्लोहेक्सेन के साइक्लोपेंटेन के केस में
स्ट्रेन तो सबसे कम है लेकिन स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग केस बनता है कि एक्चुअली साइक्लोहेक्सेन को कौन सी चीजें स्टेबल बनाती हैं, और इसकी स्टेबिलिटी को समझने के लिए हमें इसके कन्फर्मर्स को डिस्कस करना पड़ेगा। तो साइक्लो प्रोपेन के जो कन्फर्मर्स थे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, और साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन के जो कन्फर्मर्स हैं वो हमारे सिलेबस से बाहर हैं। वो इन जनरल नेट और गेट के जो एग्जाम्स होते हैं वहां पे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर जो आपका जेईई एडवांस और मेंस में क्वेश्चन रहेगा वो स्टीरियोकेमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है कि साइक्लोहेक्सेन एक्चुअली ज्यादा स्टेबल क्यों है, और सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में किस तरीके से हम लोग स्टेबिलिटी का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्ट्रेन सबसे ज्यादा इसमें है तो ये लीस्ट स्टेबल है, और स्ट्रेन सबसे कम इसमें है तो एक्सपेक्ट हम ऐसा कर रहे हैं कि इसको सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था। वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टू बी मोर स्टेबल, बट एक्सपेरिमेंटली जो साइक्लोहेक्सेन है दैट इज मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन और एनी अदर साइक्लिक स्ट्रक्चर। सो टुडेज डिस्कशन इज अबाउट व्हाट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो साइक्लोहेक्सेन को ज्यादा स्टेबल बना रही हैं। क्लियर? तो यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो समझनी होगी वो ये होगी कि जैसे जैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाते हैं, जो रिंग होती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। आप खुद ही सोचिए, अगर आपके पास 3 बॉल्स हों तो 3 बॉल्स के केस में 3 बॉल्स अगर स्टिक से बंधी हो तो आप किसी एक को ऊपर नहीं कर सकते, मतलब किसी एक को ऊपर किसी एक को नीचे नहीं कर सकते, वो तीनों एक प्लेन पे ही रहेंगे। मतलब आप 3 पॉइंट्स को 2 प्लेन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ये 3 प्लेन एक्स वाई में होंगे या 3 वाई जेड में होंगे, राइट? बात आ रही समझ में? ये 3 के 3 एक ही प्लेन पे रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाते हैं, कार्बन एटम्स बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि जो रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। जैसे अगर 6 कार्बन हुए तो ऐसा हो सकता है एक ऊपर हो एक नीचे हो, फिर कोई ऊपर हो फिर कोई नीचे हो, इस तरीके से वो स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। लेकिन जितने कम कार्बन एटम्स होंगे उतना कम रिंग में स्टेबिलिटी, उतना कम रिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो यहां पर जो साइक्लोहेक्सेन का केस है, साइक्लोहेक्सेन के केस में जो साइक्लोहेक्सेन के कार्बन एटम्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है उसे हमें आज के लेक्चर में समझना है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन के बारे में, और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो साइक्लोहेक्सेन है उसके न्यूमैन स्ट्रक्चर्स को समझ सकते हैं, न्यूमैन स्ट्रक्चर से हम उसकी स्टेबिलिटी को समझेंगे और उसको कंपेयर करेंगे बाद में जो उनके सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म है उनके साथ, राइट? तो अगर हम इनके कन्फर्मर्स की बात करें तो साइक्लोहेक्सेन एक्चुअली जब हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो पेपर पे जो साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से करते हैं, राइट? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स साइक्लिक स्ट्रक्चर में बढ़ेंगे तो इन कार्बन एटम्स के अपने प्लेन को छोड़ने की टेंडेंसी बढ़ेगी, ये फ्लेक्सिबल रहेंगे। कोई कार्बन एटम ऊपर रह सकता है, कोई कार्बन एटम नीचे रह सकता है, और इन कार्बन एटम्स के अलग अलग अरेंजमेंट्स की वजह से हमें अलग अलग कन्फर्मर्स देखने को मिलते हैं। तो यहां पे अगर हम साइक्लोहेक्सेन के 4 मेन कन्फर्मर्स की बात करें तो बेसिकली 4 कन्फर्मर्स 4 अलग अलग फॉर्म्स में साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट करती है, और ये सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक दूसरे से इस तरीके से डिफरेंशिएटेड हैं कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जो एक प्लेन पर हैं या जो अबव द प्लेन और डाउन टू द प्लेन है वो अलग अलग है। और ये जो अरेंजमेंट है जो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर इस फोर्सेस को कर रहा है कि वो कार्बन एटम्स को अबव द प्लेन डाउन टू द प्लेन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ऐसा करते समय वो इस एंगल स्ट्रेन को रिलीज कर रहा है। एक्चुअली जो प्रोसेस हो रहा है वो क्यों हो रहा है? ताकि जो एंगल स्ट्रेन है वो रिलीज हो सके। कैसे एंगल स्ट्रेन रिलीज हो रहा है उसे हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम इन जनरल अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो हम इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं, और अगर मैं यहां पर कार्बन एटम्स की नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 एंड 6 तो 6 मेंबर्ड हमारे पास एक कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और 6 सिंस देयर आर 6 कार्बन एटम्स तो ऐसा हो सकता है कि कार्बन एटम्स एंगल स्ट्रेन को रिलीज करने के लिए, राइट, एंगल स्ट्रेन को रिलीज करने के लिए अपने उस प्लेन को स्किप करें। तो ये क्या करते हैं? तो ये अलग अलग फॉर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं, और हम इन अलग अलग फॉर्म्स में से कोई 2 फॉर्म्स हमें पढ़नी है, जिसमें से मेन है चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म। तो 4 जो फॉर्म्स हैं वो कौन कौन सी फॉर्म्स हैं? चेयर फॉर्म है, बोट फॉर्म है, हाफ चेयर फॉर्म है और ट्विस्टेड बोट फॉर्म है। अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को देखें तो एक्चुअली आप साइक्लोहेक्सेन को जो एज्यूम करते हैं कुछ इस तरीके से करते हैं कि जो 6 कार्बन एटम्स हैं इन 6 कार्बन एटम्स को एक ही प्लेन पर होना चाहिए। लेकिन साइक्लोहेक्सेन क्या करता है? जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ा साइक्लिक स्ट्रक्चर है जो कार्बन एटम्स अप द प्लेन डाउन टू द प्लेन मूव कर सकते हैं। तो होता क्या है कि अगर ये कार्बन एटम यहां पर ना होकर नीचे आ जाए,
डाउन टू द प्लेन चला जाए और ये कार्बन एटम यहां ना होकर अबव द प्लेन चला जाए, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये कुछ कुछ आपको एक चेयर बनती हुई दिख रही है, जिसमें ये जो पार्ट है ये चेयर के पांव हैं और ये वो पार्ट है जो आपका बैक रेस्ट है और इस पार्ट पे आप बैठते हैं। तो 4 कार्बन एटम एक प्लेन पे रहते हैं, एक कार्बन एटम अबव द प्लेन होता है और एक कार्बन एटम डाउन टू द प्लेन होता है। इस स्ट्रक्चर को अभी हम 3D में देखेंगे आगे और इसकी स्टेबिलिटी के बारे में समझेंगे कि कैसे इसमें जो स्ट्रेन है वो रिलीज होता है। इसको भी हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक कंफर्मेशन है साइक्लोहेक्सेन का। उसी तरीके से एक और कंफर्मेशन है जिसमें जो एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन का ऐसा है कि सारे 6 के 6 कार्बन एटम एक ही प्लेन पर है। लेकिन एक और कंफर्मर हमें देखने को मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड कंफर्मर। और इस बोर्ड कंफर्मर में ये जो कार्बन एटम है ये भी अबव द प्लेन चला जाता है और ये कार्बन एटम जो है ये भी अबव द प्लेन चला जाता है। तो जो स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ दिख रहा है वो एक बोर्ड की तरीके का है। तो इस कंफर्मर को हम लोग बोलते हैं बोर्ड फॉर्म। और जो जेई एडवांस और मेंस का सिलेबस है उसमें चेयर और बोर्ड फॉर्म से क्वेश्चन इन जनरल 2 या 3 साल बाद हमेशा पूछा ही जाता है। मेंस में भी इस पार्ट से क्वेश्चन रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारे आज के लेक्चर में रहने वाला है। तो 2 कंफर्मर्स हमने देखे, चेयर फॉर्म एंड बोर्ड फॉर्म। चेयर फॉर्म में एक कार्बन एटम डाउन टू द प्लेन रहेगा और एक कार्बन एटम अबव द प्लेन चला जाएगा। बोर्ड फॉर्म में दोनों ही कार्बन एटम अबव द प्लेन रहेंगे। उसी के साथ एक हाफ चेयर फॉर्म होती है। हाफ चेयर फॉर्म में 5 कार्बन एटम एक प्लेन पे रहते हैं। ये 5 कार्बन एटम एक प्लेन पे हैं और छठा कार्बन एटम जिसको हम उसी प्लेन पर एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उस प्लेन से ऊपर उठ गया है, राइट। तो इस तरीके से भी जो साइक्लोहेक्सेन होती है कुछ स्ट्रेन को रिलीज करती है। उसी तरीके से हमारे पास एक ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म होता है। ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म में 4 कार्बन रहते एक प्लेन पर ही हैं बट ये ट्विस्टेड रहते हैं। बाकी 5th और 6th कार्बन जो है वो दोनों अबव द प्लेन है, राइट। जो बोर्ड फॉर्म है सेम बोर्ड फॉर्म की तरह से बोर्ड फॉर्म भी है, लेकिन जो ये कार्बन एटम्स हैं ये ट्विस्टेड स्ट्रक्चर में रहते हैं। तो ओवरऑल 4 तरीके की फॉर्म्स हमें देखने को मिलती है, चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म एंड ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म। आउट ऑफ दीज 4 फॉर्म्स हमें 2 फॉर्म्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है और क्वेश्चन वहीं से आएगा। जो हाफ चेयर फॉर्म है और ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म है, यहां से किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, एक क्वेश्चन ये कई बार पूछा जाता है, पहले भी पूछा जाता रहा है, वो ये है कि इन 4 फॉर्म्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। जो चेयर और बोर्ड फॉर्म है उसकी स्टेबिलिटी को तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा समझेंगे कि एक्चुअली क्यों कौन सी फॉर्म स्टेबल है, क्यों वो स्टेबल है, उनके न्यूमेन पोजीशन हम देखेंगे। बट जो हाफ चेयर फॉर्म है और ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म है, इनके न्यूमेन पोजीशन बनाना एक्चुअली पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम इनकी स्टेबिलिटी को यहां पर डिस्कस नहीं करते हैं। रीजन बीइंग न्यूमेन प्रोजेक्शन तक ही हमारे सिलेबस में है। तो अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो हमें इनके पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटली जो चेयर फॉर्म होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, इसमें लीस्ट स्ट्रेन होता है, लीस्ट स्ट्रेन। तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी मिनिमम होती है और स्टेबिलिटी इसकी मैक्सिमम होती है। कौन सी फॉर्म? चेयर फॉर्म। सबसे ज्यादा अनस्टेबल फॉर्म होती है हाफ चेयर फॉर्म, या इस फॉर्म का दूसरा नाम है एनवेलप फॉर्म। ये आपको एनवेलप की तरह से लग रहा है, राइट। इस फॉर्म का नाम है एनवेलप फॉर्म या इसका दूसरा नाम है हाफ चेयर फॉर्म। ये मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म है, पोटेंशियल एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी सबसे कम रहेगी। अब साइक्लोहेक्सेन इन सारे स्ट्रक्चर में एक एक करके कन्वर्ट होती रहेगी। बात आती समझ में? कभी वो इस फॉर्म में रहेगी, कभी इस फॉर्म में, कभी इस फॉर्म में और इस फॉर्म में, और इन चारों फॉर्म में सबसे ज्यादा टाइम वो इस फॉर्म में रहेगी, राइट। मैक्सिमम टाइम जो साइक्लोहेक्सेन रहेगी वो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। क्यों एग्जिस्ट करेगी इसको हम आगे अभी जाके पढ़ने वाले हैं। चेयर फॉर्म, एनवेलप फॉर्म, उसके बाद ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म रहता है और देन हमारे पास रहता है बोर्ड फॉर्म। तो अगर हम इन सारी फॉर्म्स की ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें तो अगर मैं इसको स्ट्रक्चर नंबर 1 बोलूं, इसे स्ट्रक्चर नंबर 2 बोलूं, इसे स्ट्रक्चर नंबर 3, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 4, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी रहेगा 1, देन 3, देन 4 एंड देन 2। और जो पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर रहेगा, वो जस्ट इसका उल्टा होगा। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगा सेकेंड फॉर्म का, एंड देन फोर्थ फॉर्म का, देन थर्ड फॉर्म का, और लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगा फर्स्ट फॉर्म का। तो फर्स्ट फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है जो कि चेयर फॉर्म है, और लीस्ट स्टेबल फॉर्म है एनवेलप फॉर्म या हाफ चेयर फॉर्म। ट्विस्टेड बोर्ड और बोर्ड फॉर्म में जो ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन दैट ऑफ बोर्ड फॉर्म। इसको भी हम आगे जाके अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां पे बनता है, इसे आप समझ लीजिए कि एक्चुअली जो 4 कन्फर्मर्स हैं
चेयर फॉर्म है, हाफ चेयर फॉर्म है, ट्विस्टेड बोट और बोट फॉर्म है। इन चारों कन्फर्मर्स में पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा और एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा, तो इस बात को हम लोग समझते हैं। क्यों, किस फॉर्म में हम क्यों कह रहे हैं कि चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है, बोट फॉर्म ट्विस्टेड बोट फॉर्म से ज्यादा अनस्टेबल है, या ट्विस्टेड बोट फॉर्म से ज्यादा स्टेबल है, इस सारे डिस्कशन को हम आगे जाके करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा साइक्लोहेक्सेन है उसके पहले जो चेयर फॉर्म है उसको एक बार समझते हैं। तो अगर आप इस चेयर फॉर्म को देखें तो इस चेयर फॉर्म में 4 कार्बन एटम 1, 2, 4 and 5 are on one plane and third carbon atom is above the plane and 6 carbon atom is down to the plane, राइट। तो अगर इस स्ट्रक्चर को हम देखें तो 4 कार्बन एटम एक प्लेन पर है, एक डाउन टू द प्लेन है और एक अबव द प्लेन है। तो ऐसा करके क्या कर रहा है ये साइक्लोहेक्सेन, अपने जो स्ट्रेन था, बॉन्ड एंगल का जो स्ट्रेन है उसको वो रिलीज कर रहा है। क्लियर। तो कैसे रिलीज कर रहा है इसको अभी हम आगे समझेंगे जब हम डिस्कस करेंगे इसके कन्फर्मर्स के बारे में। तो हम इसका एक न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं चेयर फॉर्म का, राइट। तो चेयर फॉर्म को हम देख रहे हैं और चेयर फॉर्म में जो इन जनरल आप साइक्लोहेक्सेन को बनाते हैं कुछ इस तरीके से बनाते हैं, राइट। तो दिस इज अवर फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज सिक्स्थ कार्बन, दिस इज फिफ्थ कार्बन, दिस इज फोर्थ कार्बन एंड दिस इज थर्ड कार्बन। तो सबसे पहले हमें इसके न्यूमैन प्रोजेक्शन को ड्रॉ करना होगा, और अगर आप इसके न्यूमैन प्रोजेक्शन को ड्रॉ करें तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में आप इस मॉलिक्यूल को यहां से इस एंगल में देखना शुरू कीजिए। These are our front carbons. Carbon number 1 and carbon number 5 are the front carbon, and carbon number 2 and carbon number 4 are the rear carbon. तो जो 5 है, 5 के पीछे 4 होगा और 1 के पीछे होगा 2। क्लियर। तो अगर हम इसका न्यूमैन फॉर्म ड्रॉ करें तो न्यूमैन फॉर्म में हम इसको सामने से देखेंगे तो फर्स्ट के पीछे सेकंड रहेगा, फिफ्थ के पीछे फोर्थ रहेगा, फर्स्ट के पीछे सेकंड और फिफ्थ के पीछे फोर्थ। तो फ्रंट वाले कार्बन को हम ड्रॉ करते हैं, जो फ्रंट वाला कार्बन होता है उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, उसको हम दिखाते हैं एक डॉट से, और इसके पीछे एक कार्बन है, कार्बन नंबर 2, उसको हम दिखाएंगे एक स्फेयर से। सिमिलरली कार्बन नंबर 5 हमारा फ्रंट कार्बन है, दिस इज कार्बन नंबर 5 फ्रंट कार्बन, और कार्बन नंबर 5 के पीछे कार्बन नंबर 4, उसको हम दिखाएंगे एक स्फेयर से या एक सर्कल से। क्लियर है। ओके। फोर्थ के पीछे, सॉरी, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ओके, इस फॉर्म में देखते हैं, राइट। तो यहां पे देखिए जो फर्स्ट है, फर्स्ट कार्बन के पीछे सेकेंड कार्बन है जो कि छुपा हुआ है, देन थर्ड कार्बन ये, देन फोर्थ कार्बन इस फिफ्थ कार्बन के पीछे छिपा और फिफ्थ कार्बन ये है। तो आपको फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन दिख रहे हैं। फर्स्ट के पीछे सेकंड जो है वो छुपा हुआ है इस रेड बॉल के जस्ट पीछे, जैसा कि हमें न्यूमैन प्रोजेक्शन में पता है कि हमें सिर्फ आगे वाला कार्बन दिखाई देता है, और जो फिफ्थ के पीछे कार्बन है, फोर्थ कार्बन, वो फिफ्थ कार्बन से छुपा हुआ है। तो दिस इज अवर कार्बन नंबर 1, दिस इज अवर कार्बन नंबर 1। मैं इसको अलग इंक से बना देता हूं। दिस इज कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज कार्बन नंबर 5, राइट। दिस इज 5, दिस इज 1, और 1 के पीछे 2 एंड 5 के पीछे 4। अब जरा ध्यान से देखिए, 1 और 5 से 6 जुड़ा है, 1 ये है और 1 से क्या जुड़ा है, इसका 6। क्लियर। तो अगर मैं अब इनका नाम दूं तो दिस इज 1, दिस इज 6, दिस इज 5। 5 कौन सा है, जो सेंटर पे है। जो इसके पीछे है वो ये सर्कल है, दिस इज द फोर्थ कार्बन एंड दिस इज अवर सेकेंड कार्बन, और सेकेंड कार्बन और फोर्थ कार्बन से थर्ड कार्बन जुड़ा हुआ है, सेकेंड कार्बन और फोर्थ कार्बन से थर्ड कार्बन जुड़ा हुआ है, दिस इज दिस। तो अभी हम न्यूमैन प्रोजेक्शन पहले बनाएंगे और उसके मदद से देखेंगे कि एक्चुअली ये फॉर्म स्टेबल क्यों है। अब जरा बाकी स्ट्रक्चर्स को देखिए। सभी कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो हर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और जुड़े होंगे, राइट। तो यहां पर इस फर्स्ट कार्बन के साथ जो 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं वो ये हैं, फर्स्ट हाइड्रोजन एंड दिस इज द सेकेंड हाइड्रोजन। क्लियर है। ओके। जो रेयर एंड वाला कार्बन है 2, सेकेंड कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, और वो 2 हाइड्रोजन कौन कौन से जरा देखिए। सेकेंड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन तो यहां है, ब्लू वाला, राइट, और एक हाइड्रोजन यहां है। क्लियर। और फ्रंट कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो आपको दिख रहे हैं इधर। थर्ड कार्बन के साथ और सिक्स्थ कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। सिमिलरली जो फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, उसमें से एक हाइड्रोजन है ये और एक हाइड्रोजन है ये। फोर्थ कार्बन के साथ जो 2 हाइड्रोजन एटम्स जुड़े होंगे, फोर्थ कार्बन एटम के साथ मैं हाइड्रोजन एटम्स को बना देता हूं इस ब्लू से। ये तो एक कार्बन हो गया, देन दिस इज हाइड्रोजन एंड देन दिस इज हाइड्रोजन। क्लियर है। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन,
फोर्थ कार्बन जो पीछे है, देन फिफ्थ कार्बन एंड देन सिक्स्थ कार्बन। फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन एटम जुड़े होंगे, तो उसको मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूं। एक डाउन टू द प्लेन होगा, एक अबव द प्लेन, और एक डाउन टू द प्लेन होगा हाइड्रोजन और एक अबव द प्लेन। क्लियर है? सो दिस इज अवर न्यूमैन प्रोजेक्शन, दिस इज अवर न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और ये कौन सा फॉर्म है? ऑफ चेयर फॉर्म। क्लियर है? हम कौन सी फॉर्म देख रहे थे? चेयर फॉर्म, जहां पर एक कार्बन एटम अबव द प्लेन है और एक कार्बन एटम बिलो द प्लेन है, और 1, 2, 4 और 5 एक प्लेन पर है। क्लियर है? दोबारा से एक बार आप स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा है हमने क्या किया था, तो इस स्ट्रक्चर को आप देखिए। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर इनिशियली कैसा था? ऐसा था, राइट? इनिशियली स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है, जिसमें जो 4 कार्बन एटम्स हैं वो इस तरीके से घूम रहे हैं। क्लियर? तो 4 कार्बन एटम्स और उनके साथ जो हाइड्रोजन्स हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट कार्बन के पीछे सेकेंड, फिफ्थ के पीछे फोर्थ, थर्ड अबव द प्लेन, सिक्स्थ डाउन टू द प्लेन। अब इस स्ट्रक्चर में आप गौर से देखिए, तो इस स्ट्रक्चर में आपको ये देखने को मिलेगा कि जब आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड एंगल है 60 डिग्री। ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, राइट? यहां पर 60 डिग्री। आपको सारे जितने बॉन्ड्स दिखाई देंगे, सारे बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ स्टैगर्ड पोजीशन में हैं, और स्टैगर्ड पोजीशन में आपको पता है कि जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो जो चेयर फॉर्म है, चेयर फॉर्म के केस में आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेन देखने को नहीं मिलेगा। तो इस स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं है। इस पूरे स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं है, राइट? उसके साथ साथ अगर हम बात करें एंगल स्ट्रेन की, तो जो कार्बन एटम्स अबव द प्लेन और डाउन टू द प्लेन मूव हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया है इस पूरी प्रोसेस में? उन्होंने, राइट, ऐसा कुछ चेयर फॉर्म है, उन्होंने 109 डिग्री 28 मिनट को मेंटेन रखा है। 109 डिग्री 28। ये बॉन्ड एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट है, ये बॉन्ड एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट है, ये बॉन्ड एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट है। सारे बॉन्ड एंगल्स जितने हैं वो सभी 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास हैं। तो किसी भी तरीके का एंगल स्ट्रेन भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो जो साइक्लोहेक्सेन का केस है, जो चेयर फॉर्म पे साइक्लोहेक्सेन का केस है, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन से हमें पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं है, राइट? और किसी भी तरीके का एंगल स्ट्रेन भी स्ट्रक्चर में नहीं है। इसलिए जो चेयर फॉर्म होती है वो इन सारी फॉर्म में सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है। बात आती है समझ में? तो अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ चेयर फॉर्म की बात करें, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन जो चेयर फॉर्म का है, उससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो सारे बॉन्ड्स हैं वो एक दूसरे के साथ 60 डिग्री पर है, सारे बॉन्ड स्टैगर्ड फॉर्म में है, और स्टैगर्ड फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है। इसलिए जो चेयर फॉर्म है वो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। तो एक बार और हम लोग फिर से फटाफट से न्यूमैन प्रोजेक्शन को ड्रॉ करते हैं। देखिए हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन को किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे। दिस इज अवर साइक्लोहेक्सेन, और इस साइक्लोहेक्सेन को हम इस एंगल से देखना शुरू करेंगे। सो दीज आर द कार्बन एटम्स। This is carbon 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 1 के जस्ट पीछे 2 है, 5 के जस्ट पीछे 4 है, और हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये कार्बन एटम दिखाई दे रहा है 1 और 5। तो 1 और 5 को हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज फिफ्थ कार्बन। दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज फिफ्थ कार्बन। फर्स्ट के पीछे सेकेंड, उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं एक सर्कल से, और फिफ्थ के पीछे फोर्थ, उसे हम ड्रॉ करते हैं एक सर्कल से। अब अगर हम देखें फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन सिक्स्थ कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन एक कार्बन से जुड़े हुए हैं। दिस इज अवर कार्बन नंबर 6। और सेकेंड कार्बन और फोर्थ कार्बन कार्बन नंबर 3 से जुड़े हुए हैं। तो कार्बन नंबर 3 कहां है? यहां। दिस इज अनदर कार्बन एटम जो कि कार्बन नंबर 3 है। दिस इज कार्बन नंबर 6, दिस इज कार्बन नंबर 3। अब हमें क्या करना है? जो फ्रंट कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, वो कुछ इस तरीके से हैं, और जो रेयर कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, वो कुछ इस तरीके से हैं। क्लियर? सिमिलरली अगर हम इस कार्बन एटम की बात करें, तो यहां पे फ्रंट कार्बन के साथ हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन, और रेयर कार्बन के साथ
दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन। तो आपको दिख रहा है कि जो सभी कार्बन एटम्स हैं उस पे दो दो हाइड्रोजन एटम हमने दे दिए। और इस स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल रहा है कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इनके बीच का जो डाइहेड्रल एंगल है दैट इज 60 डिग्री। और 60 डिग्री जब डाइहेड्रल एंगल होता है, दो ग्रुप एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं, तो ये जो कन्फॉर्मर है ये सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फॉर्मर है। यहां पर इस स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का टॉर्शनल स्ट्रेन देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, चेयर फॉर्म में किसी भी तरीके का टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं होता है, नो टॉर्शनल स्ट्रेन। क्लियर है? और यहां पे जो दो हाइड्रोजन एटम्स होंगे, एक डाउन टू द प्लेन होगा, एक अबव द प्लेन होगा, फिर एक डाउन टू द प्लेन कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम और एक अबव द प्लेन होगा। क्लियर? उसके साथ साथ जैसे ही साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म को अडॉप्ट कर रहा है, इस चेयर फॉर्म में जो बॉन्ड एंगल है वो सभी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। तो कोई टॉर्शनल स्ट्रेन यहां पे नहीं है, साथ साथ किसी भी तरीके का एंगल स्ट्रेन यहां पे नहीं है, नो एंगल स्ट्रेन एंड नो टॉर्शनल स्ट्रेन। इस वजह से जो चेयर फॉर्म है वो बाकी फॉर्म से ज्यादा स्टेबल है। अब अगर इस साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में अगर हम हाइड्रोजन एटम की पोजीशन देखें तो टोटल साइक्लोहेक्सेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 6, और हर कार्बन एटम से 2 हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए हैं। तो ओवरऑल हमारे पास 12 हाइड्रोजन एटम्स इस स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम इन 12 हाइड्रोजन एटम्स को कैटेगराइज करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम इनको 2 सेट में डिवाइड कर सकते हैं। एक सेट को हम लोग बोलते हैं एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स और दूसरे सेट को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम्स। तो अगर हम बात करें एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम्स की, किन एटम्स को हम एक्सियल बोलेंगे और किन हाइड्रोजन एटम्स को हम इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम्स बोलेंगे, तो उसको एक बार हम इस स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे हमने क्या किया है, ये हमारे पास कार्बन एटम है 1 2 3 4 5 एंड 6, और आपको देखने को मिल रहा है कि कार्बन 1, कार्बन 3 एंड कार्बन 5, कार्बन 3 एंड कार्बन 5, दे ऑल आर इन वन प्लेन, राइट। इस साइक्लोहेक्सेन को देखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम इन 3 को एक प्लेन पर देखें, राइट। मतलब जो 3 डाउन टू द प्लेन है वो कार्बन एटम्स और 3 कार्बन एटम्स जो अबव द प्लेन है, राइट। ये 3 कार्बन एटम्स अबव द प्लेन। तो अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को बनाऊं तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। क्लियर? तो ये कार्बन 1 3 एंड 5, दे ऑल आर इन वन प्लेन। दिख रहा है आपको क्या? और कार्बन एटम 2 3 4 एंड 5, दे आर इन 2 4 एंड 6, दे आर इन वन प्लेन। ये बात समझ में आती है? तो इन 3 कार्बन एटम जो अबव द प्लेन है और जो बिलो द प्लेन है, उस पे जो हाइड्रोजन एटम्स की पोजीशन है, राइट, ये हमारा एक्सिस है। इस एक्सिस पर कुछ हाइड्रोजन एटम्स आपको इसके साथ जो अबव द प्लेन कार्बन एटम है उस पे ऊपर की साइड दिख रहे हैं, राइट। तो यह हाइड्रोजन एटम आपका एक एक्सियल हाइड्रोजन एटम है, ये एक्सियल हाइड्रोजन एटम है। रीजन बीइंग इस एक्सिस के साथ है, एक्सियल हाइड्रोजन एटम विद दिस एक्सिस। और जो कार्बन एटम डाउन टू द प्लेन थे उस पर आपको नीचे की साइड आपको देखने को मिल रहा है एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स, दिस इज एक्सियल हाइड्रोजन एटम और ये एक्सियल हाइड्रोजन एटम। सो जो 3 कार्बन एटम अबव द प्लेन है उनके साथ जो इस एक्सिस पर ऊपर को है दे आर एक्सियल हाइड्रोजन्स, और 3 हाइड्रोजन जो डाउन टू द प्लेन कार्बन के साथ नीचे को है दे आर एक्सियल हाइड्रोजन। तो ओवरऑल 12 कार्बन में से 6 कार्बन एटम्स ऐसे हैं जो एक्सियल है। तो यहां पर ये कार्बन एक्सियल है, अबव द प्लेन था, इस पे नीचे होगा, राइट। इस पे हाइड्रोजन एटम अबव द प्लेन होगा, इस पे हाइड्रोजन एटम बिलो द प्लेन होगा, इस पे हाइड्रोजन एटम अबव द प्लेन होगा और इस पे हाइड्रोजन एटम डाउन टू द प्लेन होगा, राइट। तो ये 3 हाइड्रोजन एटम, राइट, ये हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम इस एक्सिस के साथ पैरेलल है, राइट। और ये 3 हाइड्रोजन वापस से इस एक्सिस के साथ पैरेलल है। तो इन 6 हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स। और जो बाकी 6 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं जो इनके साथ 109 डिग्री 28 मिनट के बॉन्ड एंगल पर होंगे, इसके साथ 109 डिग्री 28 मिनट के बॉन्ड एंगल पर 109 डिग्री 28 मिनट्स पर आपको एक हाइड्रोजन और दिखाई देगा, यहां पर एक हाइड्रोजन एटम आपको और दिखाई देगा। सिमिलरली एक हाइड्रोजन एटम आपको यहां दिखाई देगा, एक हाइड्रोजन एटम यहां, राइट, एक हाइड्रोजन एटम हमें दिखाई देगा इस तरफ और एक हाइड्रोजन एटम हमें दिखाई देगा इस तरफ, राइट। तो ये जो हाइड्रोजन एटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिनको मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, ये इस प्लेन के इक्वेटर पर है, राइट। तो इन बॉन्ड्स को हम लोग बोलते हैं इक्वाटोरियल बॉन्ड्स। क्या? जो इक्वेटर्स पर है।
इन हाइड्रोजन एटम्स को हम लोग बोलते हैं EQUA, इक्वाटोरियल बॉन्ड्स, रीजन बीइंग दे आर ऑन द इक्वेटर्स। और इन बॉन्ड्स को हम लोग बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। तो साइक्लोहेक्सेन में जो 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं उसमें से 6 हाइड्रोजन एटम्स एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स हैं, 3 अबव द प्लेन और 3 डाउन टू द प्लेन, और बाकी 6 जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो इक्वेटर्स में, वो ऐसे हैं। और बाकी हाइड्रोजन एटम्स या तो अबव द प्लेन है या तो डाउन टू द प्लेन है। तो अगर हम दोबारा से देखें इस स्ट्रक्चर को और हम एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को बनाएं, तो एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन को इस फॉर्म में ड्रॉ करना पड़ेगा कि हमें 2 प्लेन पर हाइड्रोजन एटम्स दिखाई दें, 2 प्लेन पर कार्बन एटम्स दिखाई दें। ये हमारे पास कार्बन एटम्स हो गए, ये डाउन टू द प्लेन वाला कार्बन, राइट, दिस इज अबव द प्लेन वाला कार्बन एटम। तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि दिस एंड दिस आर इन सेम प्लेन, और ये जो कार्बन एटम है, राइट, दिस कार्बन एटम एंड दिस कार्बन एटम, दे आर डाउन टू द प्लेन। तो अबव द प्लेन वाले कार्बन के साथ ऊपर को H, डाउन टू द प्लेन वाले के साथ नीचे को H, फिर अबव द प्लेन वाले के साथ ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर और फिर नीचे। ये सारे एक्सियल हाइड्रोजन हैं। और इसके साथ जो 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल पर दूसरा हाइड्रोजन एटम है, दे आर इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम्स। बात आती है समझ में? यहां पर इसके साथ जो हाइड्रोजन एटम आएगा, दिस इज हाइड्रोजन एटम, देन दिस इज इक्वेटोरियल एंड दिस इज इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर? तो ये जो 6 हाइड्रोजन इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है उनकी पोजीशन है। तो ओवरऑल जो चेयर फॉर्म है, चेयर फॉर्म में 2 सेट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, 6 वो जो एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, ये इस एक्सिस के पैरेलल हैं, या तो वो इस एक्सिस के साथ अबव द प्लेन है या इस एक्सिस के साथ डाउन टू द प्लेन है। ऐसे सारे हाइड्रोजन एटम्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स। और वो हाइड्रोजन एटम जो इस प्लेन पर हैं उनको हम लोग बोलेंगे इक्वाटोरियल हाइड्रोजन एटम्स। तो ओवरऑल 12 हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास हैं, जिसमें से 6 एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स हैं और 6 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं इस सारे इंक को यहां पर रिमूव कर दूं तो आपको एक इंटरेस्टिंग केस देखने को मिलेगा। जो फर्स्ट कार्बन, इसको मैं 1 मानूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6 कार्बन, तो आपको दिख रहा है कि 1, 3 पोजीशन पर 1, 2, 3, 1, 2, 3, देखो ये जो ग्रुप्स हैं ये एक दूसरे के जस्ट सामने हैं, और कभी कभी ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट भी करते हैं, और इस इंटरैक्शन को हम लोग बोलते हैं 1-3 इंटरैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरैक्शन है ये डिटरमाइन करने पर कि अगर इस साइक्लोहेक्सेन के साथ कोई ग्रुप जुड़ा हो तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी। बहुत ध्यान से सुनिए, अगर इस साइक्लोहेक्सेन के साथ कुछ ग्रुप्स जुड़े हों तो वो ग्रुप किन पोजीशन पर आएंगे? एक्सियल पोजीशन पर आएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएंगे? इसका डिटरमिनेशन के लिए जो 1-3 इंटरैक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रुप्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो वो ग्रुप्स कभी भी एक्सियल पोजीशन पर नहीं आएंगे, वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर जाना प्रेफर करेंगे। इसे हम कल के लेक्चर में फर्दर डिस्कस करेंगे। और अगर ग्रुप्स ऐसे हैं कि वो एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन कर पा रहे हैं तो वो ग्रुप्स एक दूसरे के साथ अगर 1 और 3 पोजीशन पर हैं तो वो एक्सियल पोजीशन पर आना पसंद करेंगे। बात आती है समझ में? तो हम क्या कह रहे हैं, जो फर्स्ट कार्बन के साथ एक्सियल पोजीशन है, जो थर्ड कार्बन के साथ एक्सियल पोजीशन है और जो फिफ्थ कार्बन के साथ एक्सियल पोजीशन है, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है। ऐसा किसी एक ही केस में नहीं होगा। किसी भी पोजीशन पे 1-3 को अगर आप देखिए तो आपको हमेशा यही इंटरेक्शन देखने को मिलेंगे। मैं इसको 1 मानता हूं, इसे 2, इसे 3, देखो 1 और 3 में इंटरेक्शन हो रहा है। इसे 1, इसे 2 और इसे 3, 1 और 3 में इंटरेक्शन हो रहा है। तीनों एक ही प्लेन पर है। किसी भी कार्बन एटम के साथ जो थर्ड पोजीशन का एक्सियल है वो इंटरेक्ट करेगा। 1 और 3 एक्सियल हमेशा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ध्यान रखना है, अगर ग्रुप्स 1 और थर्ड पोजीशन पे प्लेस्ड हैं तो आपको ये देखना है कि वो ग्रुप्स जो हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन कर रहे हैं या वो डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन कर रहे हैं। उसको हम आगे केस बाय केस आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो साइक्लोहेक्सेन के केस में अगर हम समराइज करें तो नंबर 1 बात तो हम ये बात समझे कि न्यूमैन प्रोजेक्शन से पता चलता है कि सारे के सारे जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो स्टैगर्ड है एक दूसरे के साथ। स्टैगर्ड होने की वजह से किसी भी तरीके का टॉर्शनल स्ट्रेन चेयर फॉर्म में नहीं है। चेयर फॉर्म के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है? चेयर फॉर्म में नो टॉर्शनल स्ट्रेन। क्लियर? बॉन्ड एंगल सभी 109 डिग्री 28 मिनट का मेंटेन कर रहे हैं, सारे कार्बन कार्बन एटम्स, और सारे कार्बन कार्बन एटम के साथ साथ
जो सारे कार्बन हाइड्रोजन एटम्स हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम्स हैं, सारे के सारे 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल मेंटेन कर रहे हैं। तो एक और इंपॉर्टेंट बात, नो एंगल स्ट्रेन, नो टॉर्शनल स्ट्रेन, नो एंगल स्ट्रेन, दैट्स व्हाई चेयर फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म। इसके साथ साथ हम एक इंटरैक्शन देख रहे हैं, इस इंटरैक्शन को हम लोग बोलते हैं 1-3 इंटरैक्शन। आप ये देख पा रहे हैं कि वो एक्सियल पोजीशन जो फर्स्ट और थर्ड पर हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकती है। यहां पर ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये 3 ग्रुप एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो आपको देखना होगा कि 1-3 डाइसब्स्टिट्यूटेड केस में क्या ग्रुप्स एक्सियल पोजीशन पर आएंगे या इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएंगे। इसको अभी हम आगे जाके जब हम एग्जांपल करेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या दिमाग में रखना है, 1-3 इंटरैक्शन। 1-3 इंटरैक्शन क्या है, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर एक्सियल एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। अब वो एक्सियल पोजीशन पे ग्रुप्स आएंगे या नहीं आएंगे, अगर सपोज कीजिए इन दो पोजीशन पर OH OH होते तो डेफिनेटली वो आते, क्योंकि OH OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाते हैं। लेकिन अगर यहां पे CH3 और CH3 आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इनफैक्ट अगर यहां पर CH3 होगा तो वो CH3 भी इन हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करेगा और वो डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन होगा, इसलिए वो CH3 इक्वेटोरियल पोजीशन पर आना प्रेफर करेगा। तो ग्रुप एक्सियल पोजीशन पर आएगा या इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएगा, उसे डिसाइड करता है 1-3 इंटरेक्शन। क्लियर? तो साइक्लोहेक्सेन के केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 बातें वो आप समझ चुके हैं कि इस स्ट्रक्चर में चेयर फॉर्म में, साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म में किसी भी तरीके का टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं है। देखो सारे के सारे बॉन्ड एंगल स्टैगर्ड है। उसके साथ साथ किसी भी तरीके का एंगल स्ट्रेन नहीं है चेयर फॉर्म में। उसके साथ साथ जो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन है वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकती है। इसके अलावा जो चेयर फॉर्म है, चेयर फॉर्म के हाइड्रोजन को हम 2 सेट में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक वो सेट जिसमें हाइड्रोजन एटम्स जो एक्सिस है उसके साथ पैरेलल है, वो 3 अबव द प्लेन भी हो सकते हैं या डाउन टू द प्लेन भी हो सकते हैं। अबव द प्लेन वाले कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन है वो अबव द प्लेन है, और डाउन टू द प्लेन वाले कार्बन एटम्स जो हैं उनके साथ जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो डाउन टू द प्लेन है। उसके अलावा जो बाकी हाइड्रोजन एटम्स हैं वो इस एक्सिस पर है, राइट, इक्वेटर्स पर है। इसलिए उन हाइड्रोजन एटम्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम्स, और इन हाइड्रोजन एटम्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स। ओके, तो दिस वाज द डिस्कशन अबाउट द चेयर फॉर्म। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बोट फॉर्म। अब जो साइक्लोहेक्सेन का दूसरा कन्फर्मर है दैट इज बोट कन्फर्मर। बोट कन्फर्मर में आप देख पा रहे हैं कि जो 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं वो एक प्लेन पर हैं और 2 हाइड्रोजन एटम अबव द प्लेन है, राइट। तो यहां पर 2 तरीके की बोट आपको देखने को मिलेंगी। एक, जब दोनों कार्बन एटम अबव द प्लेन होंगे तो आपको एक नॉर्मल सी बोट देखने को मिलेगी जो कि आपको अभी देखने को मिल रही है। 4 कार्बन एटम इन प्लेन और दोनों अबव द प्लेन। और इसके साथ साथ आपको अगर दोनों हाइड्रोजन कार्बन एटम्स डाउन टू द प्लेन दिखेंगे तो एक आपको अपसाइड डाउन बोट दिखाई देगी जो कि बिल्कुल उल्टी होगी। अब ये इन पे रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन एटम्स का पोजीशन है। अब बोट फॉर्म को डिटेल में समझने के लिए हमें इस बोट फॉर्म के न्यूमैन प्रोजेक्शन को बनाना होगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, इस बोट फॉर्म के न्यूमैन प्रोजेक्शन को बनाते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक साइक्लोहेक्सेन एटम बना के दिखा देता हूं, साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल बना के दिखा देता हूं। दिस इज साइक्लोहेक्सेन और इसका बोट फॉर्म कैसा है, कुछ इस तरीके से। 4 कार्बन एटम एक प्लेन पर है और एक अबव द प्लेन है, एक डाउन टू द प्लेन है। अब इस हाइड्रोजन एटम, इस साइक्लोहेक्सेन को हम किस तरीके से विजुअलाइज कर रहे हैं, आप फोकस कीजिए इन 4 पर। ये एक प्लेन पर है और ये दोनों कार्बन एटम्स जो है, राइट, कौन से दोनों कार्बन एटम, दिस कार्बन एटम एंड दिस कार्बन एटम, दे बोथ आर अबव द प्लेन। क्लियर? तो इसको एक बार विजुअलाइज करते हैं न्यूमैन में, राइट। तो दिस इज अवर फ्रंट कार्बन एंड दिस इज अवर सेकंड फ्रंट कार्बन, दिस इज रियर कार्बन एंड दिस इज रियर कार्बन। तो फ्रंट कार्बन को हम लोग बनाते हैं एक डॉट से, इस फ्रंट कार्बन को बनाते हैं एक डॉट से, रियर कार्बन को हम लोग बनाते हैं एक सर्कल से, दिस इज अनदर सर्कल। अब जरा ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट कार्बन के साथ 1 2 3 4 5 एंड 6, फर्स्ट और थर्ड के साथ 6 जुड़ा है, फर्स्ट और थर्ड के साथ 6th जुड़ा है, राइट, दिस इज 6th कार्बन। और सेकेंड और 4th के साथ 3rd जुड़ा है। और ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स, ये दोनों कार्बन एटम्स एक दूसरे के जस्ट आमने सामने पर है। अब बाकी बचे हुए ग्रुप्स का पोजीशन देखिए, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और यहां हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। सिमिलरली इस कार्बन एटम के साथ, रेयर वाले कार्बन एटम के साथ एक हाइड्रोजन होगा जो यहां होगा और एक हाइड्रोजन होगा जो यहां होगा। सिमिलरली इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम होगा जो यहां होगा और एक हाइड्रोजन एटम होगा जो यहां होगा। इस केस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, जितना अच्छा स्टैगर्ड फॉर्म हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हमें वहां दिख रहा था इन केस ऑफ चेयर फॉर्म, वो हमें बोट में नहीं दिखाई दे रहा है। तो बोट में हमें कुछ टॉर्शनल स्ट्रेन देखने को मिल रहा है।
यहां पर टॉर्शनल स्ट्रेन है, देयर इज टॉर्शनल स्ट्रेन इन दिस मॉलिक्यूल। रीजन बीइंग ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जस्ट एक दूसरे के सामने है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिमिलरली ये और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये और ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये और ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहां पे आपको इतने तरीके के टॉर्शनल स्ट्रेन देखने को मिल रहे हैं। क्लियर? सिमिलरली अगर आप 1, 2, 3, 4, 5 और 6 को देखें तो फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पर जो हाइड्रोजन एटम्स होंगे, फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे जो हाइड्रोजन एटम्स होंगे वो एक दूसरे के जस्ट आमने सामने पर होंगे। ये जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, दिस हाइड्रोजन एटम एंड दिस हाइड्रोजन एटम, ये एक दूसरे के सामने हैं और ये हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इस इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्लैग पोल इंटरेक्शन। फ्लैग पोल इंटरेक्शन। और कभी भी बोट फॉर्म में दो ग्रुप्स अगर फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर हैं तो वो अनस्टेबल होंगे, रीजन में उनके बीच में फ्लैग पोल इंटरेक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म को अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो बोट फॉर्म है, जो चेयर फॉर्म है, चेयर फॉर्म में किसी भी तरीके का एंगल स्ट्रेन नहीं था, टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं था, फ्लैग पोल इंटरेक्शन नहीं था और किसी भी तरीके का इक्लिप्स्ड इथेन कन्फर्मर हमें देखने को नहीं मिल रहा था। जैसे यहां पे अगर हम बात करें तो देखिए इस स्ट्रक्चर में ये और ये हाइड्रोजन बिल्कुल एक दूसरे के साथ है। ऐसा ही कुछ केस आपने देखा था इक्लिप्स्ड इथेन के केस में, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे के जस्ट पास है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे के जस्ट पास है। तो ये इक्लिप्सिंग, जैसा इथेन में हमें इक्लिप्स फॉर्म देखने को मिल रही थी, कुछ उसी तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। न्यूमैन प्रोजेक्शन पे जब हम बात कर रहे थे चेयर फॉर्म के न्यूमैन प्रोजेक्शन की, तो अगर हम चेयर फॉर्म का न्यूमैन अगर हमने रखा है, यस, यहां पे आप देखिए जो हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम से एक दूसरे के साथ 60 डिग्री पर है, ये कुछ स्टैगर्ड फॉर्म है। और स्टैगर्ड फॉर्म कैसी फॉर्म होती है? स्टेबल फॉर्म होती है। तो जो साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म है उसमें हमें इक्लिप्सिंग इंटरेक्शंस नहीं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो बोट फॉर्म है, बोट फॉर्म में आपको इक्लिप्सिंग इंटरेक्शन देखने को मिलेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको इक्लिप्सिंग इंटरेक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म को कंपेयर करें तो चेयर फॉर्म में एंगल स्ट्रेन नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट थे और ये 109 डिग्री 28 मिनट बोट फॉर्म में भी है। तो जो बोट फॉर्म है वहां पे भी किसी भी तरीके का एंगल स्ट्रेन नहीं रहता है। टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं है, फ्लैग पोल इंटरेक्शन नहीं है, इक्लिप्सिंग इंटरेक्शन नहीं है। तो ये जो चेयर फॉर्म है वो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ बोट फॉर्म। बोट फॉर्म को देखें तो बोट फॉर्म में एंगल स्ट्रेन नहीं है बट टॉर्शनल स्ट्रेन है। उसके साथ साथ फ्लैग पोल इंटरेक्शन हमें देखने को मिल रहा है और टू इक्लिप्सिंग इथेन कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। और ये सारे इवेंट्स जो हैं, चार के चार इवेंट्स जो हैं, ये इस बोट फॉर्म को और ज्यादा अनस्टेबल बनाएंगे। क्लियर? तो अगर हम चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म का कंपैरिजन करें तो हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जो चेयर फॉर्म है वो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होनी चाहिए और जो बोट फॉर्म है वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल फॉर्म होनी चाहिए। तो एंगल स्ट्रेन को, टॉर्शनल स्ट्रेन को और फ्लैग पोल इंटरेक्शन को और 1-3 इंटरेक्शन को, इन सारे पैरामीटर्स को हमने चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म दोनों के लिए डिस्कस किया। आपको क्या बातें याद रखनी है कि चेयर फॉर्म के केस में एक 1-3 इंटरेक्शन हमें देखने को मिलेगा, 1-3 इंटरेक्शन। इसके एप्लीकेशन को हम कल डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ हमने देखा कि जो बोट फॉर्म है वहां पर एक फ्लैग पोल इंटरेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। फ्लैग पोल इंटरेक्शन क्या है? ये जो दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये जो दो हाइड्रोजन एटम्स यहां पर आते हैं, ये हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के पास होते हैं और ये एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? रिपेल कर रहे होते हैं। अगर मैं इन दो हाइड्रोजन एटम्स की बात करूं तो ये हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के पास होते हैं, जिसकी वजह से एक नया इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है और इस इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्लैग पोल इंटरेक्शन। तो फ्लैग पोल इंटरेक्शन किस केस में पॉसिबल? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इट इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ बोट फॉर्म। 1-3 इंटरेक्शन कहां पे देखने को मिलेगा? चेयर फॉर्म में। अब जो फ्लैग पोल इंटरेक्शन और 1-3 इंटरेक्शन है उसको कल डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो साइक्लोहेक्सेन है उसमें सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, उसको हम लोग एक्सियल इक्वेटोरियल के फॉर्म में किस तरीके से समझ सकते हैं और किस तरीके से जो कंपाउंड्स होंगे उनकी स्टेबिलिटी को हम इस पूरे डिस्कशन से आगे समझ सकते हैं। तो इसके आगे की जो बात है उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप ये बातें आपकी समझ में आई होंगी और नहीं आई हैं तो आप उसको इमीडिएट पूछिए और इस पार्ट को जरूर कवर कीजिए क्योंकि यहाँ इस पार्ट में आपको जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगर आप इस लेक्चर को सिंसियरली पूरा देख रहे हैं, आज के लेक्चर को और कल के लेक्चर को, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपका कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन से छूटेगा। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय भारत।